नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। अब से करीब 13 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने के लिए दुनिया भर के जो मेहमान हैं वो कई देशों से पहुंच रहे हैं दिल्ली। मोदी की नई टीम भी लगभग फाइनल हो चुकी है और इस टीम में किन चेहरों को जगह दी गई है और किस कोट में कितने मंत्री बनाए जाएंगे, किस कोटे से, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं और बड़ी खबर यह है कि आज एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। आज शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और मोदी को राष्ट्रपति मुर्मू शपथ दिलाएंगी, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बापू को नमन करेंगे और इसके बाद अटल समाधि स्थल वॉर मेमोरियल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरी बार लगातार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आज शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह है जिसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। तो राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इन सब के बीच चाक चौबंद इंतजाम है। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। पूरी तरीके से जो सुरक्षा के मानक हैं उनका पालन किया जा रहा है और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण समारोह की वो पूरी हो चुकी हैं। और आज शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे और इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो चुकी है। बेहद खास मेहमानों को बुलाया गया है। हम चाहे बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, इसके अलावा कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर हम देश की बात करें तो कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया गया है, जैसे वंदे भारत की जो महिला लोको पायलट हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री से संवाद किया था मन की बात में, उनमें से कुछ लोगों को बुलाया गया है, कुछ सफाई कर्मी बुलाए गए हैं और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की साज सज्जा की जो भव्य तरीके से तिरंगी रोशनी में चमक रहा है और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक तैयारी को पूरा किया जा रहा है। रेड कारपेट बिछा दी गई है और मेहमानों के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन तैयार है, जहां पर आज शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। एनडीए सरकार की ये जो तीसरी पारी है उसका आगाज किया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगभग 13 घंटे के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और इसी के मद्देनजर भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जिसकी झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सरकार गठन का न्योता दिया था, प्रधानमंत्री पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर है कल शाम की, कल रात की, जब राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से रोशनी में नहाया हुआ था तिरंगे की। और तीसरी तस्वीर उन तैयारियों की जहां पर मेहमानों का स्वागत होगा। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर भी माथापच्ची चल रही है। बीजेपी कौन से मंत्रालय अपने पास रखेगी, सहयोगियों की डिमांड कैसे पूरी होगी, मंत्रिमंडल को लेकर क्या फॉर्मूला होगा और क्या यह फॉर्मूला एनडीए के बाकी साथियों को कबूल होगा, ये वो सवाल हैं जो दिल्ली से देश की सियासी फिजा में तैर रहे हैं। ऐसे सभी सवालों का विस्तार से जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। नरसिम्हा राव भी यहाँ चलाए थे गठबंधन की सरकार और उनकी अल्पमत की सरकार 302 या 303 के आंकड़ा पर पहुंच गए हैं।
इनकी तो बहुमत की सरकार है। तो नया सरकार बनने जा रही है, के लिए शुभकामनाएं। एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा का अवसर दिया है। ये जनादेश विकसित भारत का है। शामियाना तैयार हो चुका है, लाल कालीन बिछाए जा चुके हैं, कुर्सियों की कतार तैयार है। समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट को सजाया जा रहा है। वो स्टेज तैयार हो रहा है जिस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का ये फोर कोर्ट है और यहाँ पर मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश के मेहमान आएंगे, उनके लिए इंतज़ाम किए गए हैं, कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और ये जो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं इसका एक अहम जो हिस्सा है वो है मंच, जहाँ पर जो विशिष्ट मेहमान होंगे वो वहाँ पर होंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए सामने की ओर वो मंच है और उस मंच को भी तैयार किया जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से ये काम चल रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण 9 जून को होना है। सुरक्षा के बहुत ही विशेष इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जिनको पास होगा, जिनके पास, उनके अलावा कोई यहाँ पर शिरकत नहीं कर पाएगा और बेहद ही खूबसूरती से रात के वक्त ये जगह जो है रोशनियों से जगमगाई गई। चंद घंटे की ही देरी है जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखेगी। 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है। इनमें 16 सीटों वाली टीडीपी, 12 सीटों वाली जेडीयू, 7 सीटों वाली शिवसेना और 5 सीटों वाली एलजेपी है। इसीलिए 2024 की राह अलग है, समीकरण अलग हैं और सवाल भी अलग हैं। मसलन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या अमित शाह फिर गृह मंत्री बनेंगे, क्या राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनेंगे, वित्त मंत्रालय का जिम्मा किसे मिलेगा, नीतीश की पार्टी से कितने मंत्री होंगे, नायडू अपने किन नेताओं को मंत्री बनाएंगे, कितने पुराने मंत्री रिपीट होंगे, कितने नए नेताओं का नंबर आएगा। एनडीए में मंत्रालय के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा, क्या फार्मूला सहयोगियों को कबूल होगा। इन्हीं सवालों को लेकर देश की राजधानी की राजनीति गरमाई हुई है। बैठकों के दौर पर दौर चल रहे हैं। बीजेपी से लेकर एनडीए की मीटिंग हो रही है जिससे छन कर खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। बता देते हैं कि इसकी फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही एनडीए के बाकी दलों के लिए भी मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। लिहाजा सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिम्मेदारी और वैल्यू के हिसाब से मंत्री पद की कितनी कैटेगरी होती है। इनमें पहला होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा टॉप 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कैबिनेट मिनिस्टर, जो बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं। तीसरी होती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मसलन छोटे छोटे विभागों के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और चौथी कैटेगरी होती है राज्य मंत्री, मतलब ऐसे मंत्री जो किसी न किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करते हैं। इनके अलावा स्पीकर का पद भी बेहद अहम होता है, इसीलिए इन सभी को लेकर जबरदस्त माथापच्ची हो रही है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अपने पास रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय रखेगा। ये फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक के दौरान लिया गया है। इतना ही नहीं, लोकसभा के स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही रहेगा। वहीं जो पुराने मंत्री अपना चुनाव जीतकर वापस आए हैं, उनको एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में
बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उसी उत्तर प्रदेश में लगा है जहां से उसे 2 बार ऐतिहासिक जनादेश मिला। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में यूपी से मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है। मोदी 2.0 में कुल 72 मंत्रियों में से यूपी से 13 मंत्री शामिल थे, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की 29 सीटें कम हुई हैं। कई मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में राज्यों के फॉर्मूले का ध्यान रखा जाएगा। जातीय समीकरणों के मुताबिक मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में महिला सांसदों की हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है। इस लिहाज से यूपी के कई नेताओं के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार यूपी का जो कोटा है वो बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। सबसे अहम बात होगी वो होगी सोशल इंजीनियरिंग, और उसमें भी दलितों और पिछड़ों की भागीदारी, जिसका सीधा सा मतलब होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों के सबक। और उसी को देखते हुए अनूप वाल्मीकि का नाम हो, चाहे वो पंकज चौधरी का नाम हो, एसपी सिंह बघेल का नाम हो, छत्रपाल गंगवार का नाम हो, या अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें डॉक्टर दिनेश शर्मा और महेश शर्मा, इस तरह के नाम, या लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम, ये सब इसी कॉम्बिनेशन, इसी समीकरण को देखते हुए ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 दलित समाज के मंत्री बनाए जा सकते हैं। आगरा से चुनाव जीते एसपी सिंह बघेल के अनुभव को देखते हुए उनको मोदी कैबिनेट में मौका मिल सकता है। हाथरस से चुनाव जीते अनूप वाल्मीकि को भी जगह मिल सकती है। ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर से चुनाव जीते भोला सिंह, महाराजगंज से चुनाव जीते पंकज चौधरी। यूपी की तरह ही बिहार से भी मंत्रियों की लिस्ट में कई नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 सांसद मंत्री बन सकते हैं। इनमें लोकसभा सांसद ललन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का नाम चर्चा में है। चर्चा नहीं है, वो आप अपना चर्चा कर रहे होंगे। आप अपना कल प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुने कि टीवी पर बहुत ब्रेकिंग न्यूज चलता है। ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है, तो ये आप ब्रेकिंग न्यूज वाले हैं। हमारा संस्कार है कि जो आते हैं यहाँ आए नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए आए, कोई बात नहीं है। जब कुछ होना होगा तो जब आएगा इन्फॉर्मेशन तो आप सबों को मालूम हो जाएगा। जेडीयू के साथ ही एलजेपी की हिस्सेदारी हो सकती है। चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटें जीत ली। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को कैबिनेट में एक जगह मिल सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के इकलौते सांसद हैं। बावजूद इसके उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किनको मंत्री बनाना है, किनको क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है। उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। सारी बातें तो स्पष्ट है कि वो होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं। उससे हमको कोई मतलब नहीं। काराकाट से चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन में डिपेंडेंट जैसा कहना उचित नहीं है। सब लोगों के सहयोग से सरकार चलेगी और ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है। जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है डेमोक्रेसी में, उसमें बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था हो सकती थी आज की तारीख में, और पहले भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। पहले भी एनडीए की सरकार इस तरह से चली है। फिर नरेंद्र मोदी जी का इतना अच्छा कुशल नेतृत्व है कि सबको जोड़ करके ले चलने की पूरी क्षमता उनके अंदर है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, देश चलेगा। बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सहयोगियों को साधना बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र से बीजेपी के 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं। इनमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और उदयनराजे भोसले का नाम चर्चा में है। उदयनराज सातारा से सांसद हैं। मराठी चेहरा होने के साथ ही शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इसके अलावा रक्षा खडसे का नाम भी चर्चा में है, जो तीसरी बार चुनकर आने के साथ ही सीनियर लीडर एकनाथ खडसे की बहू हैं। आदिवासी समाज से आने वाले हेमंत सांवरा के नाम को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं। शिवसेना को 1 मंत्री पद मिलना तय है। इनमें शिवसेना के सबसे सीनियर लीडर प्रतापराव जाधव का नाम शामिल है। एनसीपी अजित पवार गुट में प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन सकते हैं।
अब से चंद घंटे के बाद राष्ट्रपति भवन में इतिहास रचा जाएगा, जब आजादी के बाद दूसरी बार कोई लीडर लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। इससे पहले 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा एनडीए के बाकी साथियों को साथ लेकर चलना होगा। खासतौर से एनडीए के बड़े सहयोगी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करनी होगी, फिर अपने सांसदों को एडजस्ट करना होगा। यह कैसे मुमकिन होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। संसद के सेंट्रल हॉल में खुशनुमा माहौल था। नीतीश ने तारीफ की, नायडू ने बेस्ट पीएम बताया। I have seen so many governments. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also is the execution. Today, India is having the right leader, right time. That is Narendra Modi ji. अब बारी सरकार में हिस्सेदारी की है, इसलिए शपथ से पहले बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार आनंद मोहन ने बिहार के हिस्से रेल मंत्रालय देने की मांग की, बाकायदा दलील भी दी। अभी तो एनडीए की सरकार ही बन रही है, लेकिन नीतीश कुमार हैं जरूरी। और मैं सुन रहा था, कहीं देख रहा था कि आपने रेल मंत्रालय वाली डिमांड भी रख दी है। नहीं, मैंने डिमांड नहीं रखी। डिमांड रखने का मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। डिमांड जो करेंगे हाईकमान करेंगे पार्टी के। जैसा कि आप सबने खबर चलाई कि जेडीयू की तरफ से रेल मंत्रालय मांगा जा रहा है, कृषि मंत्रालय मांगा जा रहा है, वित्त मांगा जा रहा है, उसी के साथ साथ भूतल परिवहन, ये आप ही लोग सवाल उछाले, आप ही हमारे मुंह से डलवा रहे हैं कि आनंद मोहन जी ने मांगा। मैं कौन होता मांगने वाला? लेकिन मैंने कहा कि अगर ये मंत्रालय जेडीयू मांग रही है, ये मांगे उनकी हैं, तो जायज। आनंद मोहन बिहार के शिवहर से जेडीयू की सांसद चुनी गई लवली आनंद के पति हैं। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा दावा किया है। कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था। नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे। चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे रहे हैं, यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया सर? इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार। केसी त्यागी के दावे को लेकर कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कांग्रेस ने क्लियर कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? उसी तरह जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? सियासत है, शपथ ग्रहण तक होती रहेगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुमत से 32 सीटें दूर बीजेपी को 272 के आंकड़े को पार करने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। इनमें 12 सीटों वाले जेडीयू के साथ 16 सीटों वाली टीडीपी शामिल है। जाहिर है बीजेपी सबसे पहले बड़े पार्टनर्स को साधेगी, जिनके छिटकने का डर कम हो या बार बार उनसे डीलिंग न करनी पड़े। इनमें सबसे बड़ा नाम टीडीपी का है। एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी के पास ही सबसे ज्यादा सांसद हैं, इसलिए मंत्री भी उसी के ज्यादा होंगे। टीडीपी से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्री पद के लिए श्रीकाकुलम सीट से जीते राम मोहन नायडू, गुंटूर से जीते पेम्मासानी चंद्रशेखर और नरसारावपेट से जीते एल श्रीकृष्ण देवरायलू का नाम तय है। अब बात सियासी घमासान की। 2024 के चुनाव में बहुमत पाने वाला भी खुश है।
जिसे बहुमत नहीं मिला वो भी खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश वो है जिसका बदला इस चुनाव में पूरा हुआ, क्योंकि ये पूरा चुनाव ही बदले की आग है। क्योंकि किसी को पुरानी हार का बदला लेना था, तो किसी को अपने पिता का हिसाब चुकाना था। इस चुनावी चक्रव्यूह में कोई अभिमन्यु बना तो कोई कर्ण, लेकिन निशाना वही लगा पाया जो अर्जुन था। सियासत में सिर्फ हार जीत नहीं होती, बदला भी होता है। और ऐसा ही एक बदला है राहुल गांधी का, क्योंकि जिस अमेठी में कभी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उसी अमेठी में इस बार राहुल गांधी ने अपने एक सिपाही से स्मृति ईरानी को चुनाव हरवा दिया। स्मृति ईरानी ना कुछ समझ पाई, ना बदलते वक्त को भांप पाई। वो पूरे चुनाव में राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें ललकारती रही। उधर कांग्रेस के केएल शर्मा ने खेल कर दिया, स्मृति ईरानी को बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। डर जरूर था कि गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो मेरे को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लोगों ने, गांधी परिवार ने मेरी आसान कर दी राह जब उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बोला कि जस्ट लाइक इज अ फैमिली मेंबर, तो राहें आसान होती गई। इस जीत के मायने राहुल गांधी के लिए क्या हैं, इसे इस तस्वीर से समझ सकते हैं। जब किशोरीलाल शर्मा जीत का सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली पहुंचे तो पूरा गांधी परिवार उनके स्वागत में खड़ा था। सांसद जी कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस बदले की कहानी में दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी को मैदान में उतरने की जरूरत तक नहीं पड़ी। उनका फेंका गया एक एक पासा सही साबित हुआ, क्योंकि सोचिए, जिस केएल शर्मा का चुनाव से पहले नाम तक नहीं सुना था, वो हर मोर्चे पर 21 साबित हुआ। उधर स्मृति किशोरीलाल शर्मा के आने के बाद ये समझती रही कि उनके लिए मुकाबला क्लियर है, पर अमेठी में लगे ये पोस्टर बदले की आग को हवा दे रहे थे। और फिर 4 जून को जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 3:44 तक रहेगी। फिर चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 9 जून 2024 रविवार का दिन है। आज पुनर्वसु नक्षत्र, वृद्धि योग तथा गर्करण है। आज चंद्रमा का राशि संचार दोपहर 2:09 तक मिथुन राशि में, फिर दोपहर 2:10 से सारे दिन कर्क राशि में रहेगा। आज राहु काल शाम को 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। आज यमघंटक योग दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए राहु काल तथा यमघंटक योग, इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। शुभ कार्य को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। व्यापारिक कार्य को करने के लिए आज लाभ की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 8:55 से प्रातः 10:36 तक रहेगा। आज 2:09 तक दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की, फिर 2:10 से पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से करना शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8:02 से प्रातः 10:21 तक, फिर दोपहर 2:58 से शाम 5:15 तक रहेगा। किंतु आपातकाल में डॉक्टरी सलाह
तत्काल लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि आपातकालीन मर्यादा नास्ति, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में नियमों में समय की जरूरत के हिसाब से बदलाव कर लेना चाहिए। जैसे यदि किसी को रात्रि में किडनी स्टोन का पेन या पेट दर्द अचानक होने लगे या कोई और स्वास्थ्य में दिक्कत आए तो उसे तुरंत उसी समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्योतिष का नियम सामान्य रोग के लिए है। जब आपके पास आराम से डॉक्टर के पास जाने का समय है और कोई विपत्ति या इमरजेंसी नहीं है, कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए तथा एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8:10 से प्रातः 10:20 तक रहेगा। आइए अब आज की 12 राशियों का राशिफल बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट लेवल का जोश बना रहेगा। घर परिवार, समाज व कार्यस्थल सभी क्षेत्रों में उत्साह व प्रसन्नता से कार्य करेंगे। आज कृषि भूमि खरीद सकते हैं। अनाज, सब्जी व फलों की मार्केटिंग से संबंधित व्यापार शुरू कर सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। आप मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। छोटे भाई या कजिन की शादी पक्की होने से घर में आनंद का माहौल रहेगा। सैलरी के अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। गरीबों के कल्याण से संबंधित किसी ट्रस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। कथा या सत्संग जैसी धार्मिक समारोह में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य मानसिक शारीरिक रूप से उत्तम रहेगा। पूर्व में आई निराशा से आज बाहर निकल सकते हैं। लंबे परिश्रम के बाद ऑफिस से कुछ दिन का ब्रेक लेकर पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने की संभावना है। कई स्रोतों से अच्छी इनकम के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। सेहत ठीक ही बनी रहेगी, लेकिन मन में विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। घर को रेनोवेट करने में खर्चा आय से ज़्यादा हो सकता है। माताजी द्वारा समय पर मिलने वाला आर्थिक सहयोग काम आ सकता है। कार्य के सिलसिले में पूर्व तथा दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाने की संभावना है। लवमेट के साथ रिश्तों में आई दरार को दूर करने के प्रयास असफल रह सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। आज मन उत्साह से भरा रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे संतानहीनों को पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई समस्या दूर हो सकती है। बड़े भाई द्वारा कोई बाग बगीचा या कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके नाम की जा सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। सेहत पहले से अच्छी रहेगी। नया आत्मविश्वास जागृत हो सकता है। चंद्रमा के राशि से दशम भाव से भ्रमण के कारण किसी सरकारी विभाग से लाभ होने की संभावनाएं हैं। सरकारी कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वालों की जॉब लगने की संभावनाएं हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य शानदार रहेगा। मन में बिजनेस को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। चंद्रमा का 9वें भाग से भ्रमण आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। वकालत से जुड़े लोगों को अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन धैर्य व जागरूकता से बिताने का दिन है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कार्य क्षेत्र में विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। उच्च अधिकारी का व्यवहार आपके प्रति कठोर हो सकता है। बिजनेस से संबंधित लाइसेंस मिलने में अड़चन आ सकती है। महिला मित्र के साथ व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन में नया परिवर्तन ला सकता है। आप सारे दिन आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं। बिजनेस के सही दिशा में आगे बढ़ने से मन में हर्ष व उत्साह का भाव रह सकता है। साझेदारों द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन का इंतजाम करने से धन संबंधित चिंता दूर हो सकती है। जीवन साथी को पीसीओडी या ओवेरियन सिस्ट जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। आज स्वास्थ्य में कमी आ सकती है तथा उत्साह में भी कमी आ सकती है।
फैक्ट्री या कारखाने के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का सही समय नहीं है। किसी नए कार्य की शुरुआत का भी उचित समय नहीं है। अभी वर्तमान कंपनी में जॉब को जारी रखना उचित रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कल्पना से ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपकी राशि से चंद्रमा के पंचम भाव से भ्रमण के कारण सारा दिन अच्छा ही जाने की संभावना है। मन में श्रेष्ठ व उपयोगी विचार आ सकते हैं। प्रणय संबंधों को विस्तार देने का सही समय है। विद्यार्थी अपने करियर के प्रति ज़्यादा गंभीर तथा फोकस रह सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व अशुभ दोनों प्रभावों को ला रहा है। राशि में राहु ग्रह के बैठने से मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऊर्जा के स्तर में गिरावट आ सकती है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के पूरा न होने से हताशा हो सकती है। बिना किसी ठोस कारण से साझेदारों में कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।